जम्मू में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश कुछ देर के लिए थमी तो वहां एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। बारिश थमते ही कई लोग तवी नदी का रौद्र रूप देखने के लिए पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने नदी के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी। जम्मू के कई इलाकों में जोरदार बारिश की वजह से तवी नदी पहले से ही उफान पर है। ऊपर से वहां एक रोज पहले एक सड़क भी धंस गई, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां कई लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर उस सड़क के गड्ढे तक पहुंच गए। जैसे ही वहां भीड़ जमा हुई, पुलिस वालों के हाथ पैर फूल गए। पुलिस ने लोगों को वहां जाने से रोकने की भरपूर कोशिश की, बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को उस तरफ जाने से रोका, लेकिन लोग नहीं माने। वहां लगातार बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए पुलिस वाले अनाउंसमेंट करते रहे, लेकिन लोगों ने लौटने का नाम ही नहीं लिया। इसके बाद पुलिस ने वहां पहुंच रही गाड़ियों को जब्त करना शुरू कर दिया, क्योंकि कई लोग उस टूटी हुई सड़क के बेहद करीब जाकर खड़े हो गए और इससे वहां खतरा और बढ़ गया। जम्मू के आसपास के इलाकों में पहले से ही तवी नदी उफान पर है। ऊपर से रात में वहां सड़क भी धंस गई। लेकिन जैसे ही बारिश थोड़ी देर के लिए थमी, लोग अपनी गाड़ियां लेकर उसी धसी हुई सड़क को देखने पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस वालों की मुसीबत बढ़ गई। पुलिस वालों ने उस सड़क पर बैरिकेड और लोहे के तार लगाकर उसे बंद करने की कोशिश की, तो लोग गाड़ियों से उतरकर पैदल वहां तक पहुंच गए जहां सड़क धंसने से गड्ढा हो गया था। वहां मौजूद पुलिस वाले उन लोगों को समझा समझाकर परेशान हो गए। यही बोल रहे रात का कि आप पीछे करो, पीछे पीछे गाड़ियां ना पीछे करते ना खुद जाते हो पीछे। लोगों को वहां से हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कारों को उठाने वाली गाड़ी भी वहां बुला ली। वहां मौजूद लोगों को ये चेतावनी दी गई कि अगर वो वहां से पीछे नहीं हटे तो उनकी गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। ये स्पेशल अब गाड़ी इसलिए मंगाई है कि अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो उनकी गाड़ियां भी ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। जम्मू में मूसलाधार बारिश के बाद तवी नदी ने लोगों को खौफ से भर दिया। एक रात पहले तवी नदी के उफान की वजह से ही वहां की एक सड़क अचानक धंस गई थी। वहां देखते ही देखते एक बड़ा गड्ढा हो गया था। और इसी तरह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से वहां बहने वाली एक बरसाती नदी उफान पर आ गई। इसकी वजह से नदी का पानी शहर के रिहायशी इलाकों में घुस गया। शहर की सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। इससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। कुछ इलाकों में सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक पिछले कई दिन से अनंतनाग और उसके आसपास के इलाकों में आसमान से बारिश की शक्ल में आफत बरसी और उसकी वजह से अनंतनाग में बहने वाली एक बरसाती नदी उफान पर आ गई। उस बरसाती नदी का पानी शहर में घुस गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। शहर के निचले इलाकों में नदी का पानी कमर तक भर गया। कुछ लोग पानी से भरी एक सड़क से गुजरते भी नजर आए। सड़क से कुछ गाड़ियां भी गुजरती दिखाई दी, जिनके पहिए पानी में पूरी तरह डूबे रहे। सड़क के किनारे मौजूद दुकानों और मकानों में भी नदी का पानी घुस गया। अनंतनाग के एक इलाके में तो सड़क पर नाव चलाने की नौबत आ गई। कुछ लोग ट्रैक्टर में बैठकर पानी से भरी सड़क को पार करने में जुट गए। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बरसाती नदी रौद्र रूप में आ गई। इसी तरह जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में भी सैलाब ने कोहराम मचा दिया। भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली एक नदी उफान पर आ गई। नदी की तेज लहरों की चपेट में आकर उस पर बना लकड़ी का एक पुल बीच से टूट गया। पुल टूटने की वजह से कुछ इलाके शहर से कट गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदियों के किनारे नहीं जाने की अपील की। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आई बाढ़ के बीच जिले के मुख्य न्यायाधीश ताहिर खुर्शीद रैना नाव में बैठकर कोर्ट पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने रिमांड और जमानत से जुड़ी याचिकाओं पर जरूरी निर्देश भी जारी किए। बाढ़ आने की वजह से पूरा कोर्ट परिसर पानी में डूब गया। कोर्ट परिसर में हर तरफ पानी नजर आया, लेकिन उसके बाद भी जिले के मुख्य न्यायाधीश ताहिर खुर्शीद रैना एनडीआरएफ की एक नाव में बैठकर जिला अदालत पहुंच गए। जबकि बाढ़ आने की वजह से अनंतनाग का जिला कोर्ट परिसर पानी में पूरी तरह डूब चुका था। कोर्ट परिसर में थोड़ा बहुत नहीं बल्कि कमर के ऊपर तक का पानी भरा नजर आया। लेकिन इसके बाद भी जिले के मुख्य न्यायाधीश ताहिर खुर्शीद रैना एनडीआरएफ की एक नाव में बैठकर जिला अदालत पहुंच गए। उनके साथ नाव में कुछ लोग भी बैठे नजर आए। एनडीआरएफ के 2 जवान नाव की मदद से धीरे धीरे पानी से लबालब भरे कोर्ट परिसर में आगे बढ़ते रहे। लेकिन बाढ़ आने की वजह से वहां हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। कोर्ट परिसर में मौजूद एक भी इमारत ऐसी नहीं दिखी जहां बाढ़ के पानी ने कब्जा न जमाया हो। बड़ी सावधानी के साथ एनडीआरएफ के जवान नाव को लेकर उस इमारत के बाहर पहुंच गए जहां जज ताहिर खुर्शीद रैना बैठते हैं। नाव को इमारत के बाहर लगाया गया और फिर वहां काम करने वाले कुछ कर्मचारियों की मदद से इमारत के अंदर से कुछ फाइलें मंगवाई गई।
बाद में जज ताहिर खुर्शीद रैना ने रिमांड और जमानत से जुड़ी याचिकाओं पर जरूरी निर्देश भी जारी किए। और अनंतनाग ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के रामबन में भी आसमान से आफत बरसी। वहां चिनाब नदी में आई बाढ़ के बाद कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। कई दिन की मूसलाधार बारिश के बाद चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। इससे कई इलाकों में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया और लोगों के ऊपर कुदरत का कहर बरपा। इस बीच अलग अलग जगहों पर पहाड़ खिसकने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। खतरे को देखते हुए प्रशासन के अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे। साथ ही सड़कों से मलबा हटवाने का काम भी शुरू करवाया गया। रामबन में बारिश से बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सोच समझकर सफर करने की सलाह दी, क्योंकि बाढ़ की वजह से कई इलाके त्रस्त नजर आए। चिनाब नदी का पानी सैलाब बनकर बहता नजर आया। उसकी उफनती लहरें सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखी। सड़कों नालों का फर्क ही खत्म हो गया। सड़कों से बहता सैलाब लोगों के घरों तक पहुंच गया। जहां तक नजर गई सिर्फ पानी का कब्जा नजर आया। रामबन के निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आने से तबाह हो गए। ऐसे में प्रशासन के अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेते दिखे। साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जब तक रोड क्लियरेंस मिलेगी नहीं, टीसीयू सब इंफॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद ही जो है अपनी जर्नी जो है इसमें प्लान करें। रामबन जिले के बनिहाल इलाके में बारिश के बाद अलग अलग इलाकों में पहाड़ खिसकने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। इसलिए उस रास्ते से लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। हालांकि प्रशासन की तरफ से तुरंत उन रास्तों पर खुदाई करने वाली मशीन से मलबा हटवाने का काम शुरू करवा दिया गया। और इस सबके बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ में आई बाढ़ के बाद वहां सीआरपीएफ कैंप की इमारत ढहने से हड़कंप मच गया। उस इमारत में सीआरपीएफ के 22 जवानों समेत 25 लोग मौजूद थे। कठुआ में भीषण बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए और इससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया। इस बीच सीआरपीएफ कैंप की उस इमारत के पास बने पुल के पानी में बहने से आफत आ गई। वहां रावी नदी अपने रौद्र रूप में बहती दिखी और नदी की तेज लहरों की चपेट में आने से उस इमारत का आधा हिस्सा ताश के पत्तों की तरह टूटकर गिर गया। हालांकि खतरे को देखते हुए भारतीय सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से उसमें फंसे जवानों को बचा लिया। उनके निकाले जाने के कुछ समय बाद वो इमारत पूरी तरह ढह गई। लेकिन सेना के जवानों ने समय रहते ही उन लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए एक हेलीकॉप्टर मंगवाया गया और उस इमारत में फंसे सीआरपीएफ के जवानों और नागरिकों को खींचकर ऊपर बिठाया गया। इस दौरान सीआरपीएफ के कुत्तों को भी हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। नदी के बीचों बीच उन जर्जर इमारतों को देखकर ऐसा लगा कि वो कभी भी नदी की जद में आ जाएंगी। हालांकि गनीमत ये रही कि समय रहते ही वहां फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया गया, क्योंकि उनके निकलने के कुछ ही देर बाद वो इमारत भरभरा कर गिर गई। इस बीच उन इमारतों के आसपास पानी ही पानी नजर आया। नदी के विकराल रूप को देखकर लोग दहशत में आ गए। उसे देखकर ऐसा लगा कि उसकी जद में आने वाली हर चीज उसके साथ बहती चली जाएगी। कठुआ जिले में भीषण बारिश और बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए और लोगों की आफत बढ़ गई। इस बीच सीआरपीएफ कैंप की इमारत ढहने से लोग घबरा गए। हालांकि सेना के जवानों ने एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। इधर जम्मू कश्मीर में पहाड़ खिसकने की घटना के बाद वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल बन गया। एक रोज पहले वहां भारी बारिश के बीच पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर यात्रा मार्ग पर गिर गया था। इस घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई। हादसे में कई श्रद्धालु घायल भी हुए थे, जिन्हें कटरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर यह तबाही अर्धकुंवारी के नजदीक मची थी। वहां अचानक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और बेहिसाब मलबा गिरा था। उस वक्त कई श्रद्धालु वहां से गुजर रहे थे जो इस मलबे की चपेट में आ गए। इस भयंकर हादसे के कुछ ही देर बाद वहां बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का अभियान शुरू कर दिया गया। यह मुहिम रात भर चली और इस दौरान जवानों ने यात्रा मार्ग पर कई लोगों को मलबे से निकाल लिया, लेकिन इस दौरान वहां लगातार बारिश होती रही। इस वजह से बचाव अभियान में जुटे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। और इस भीषण हादसे के बाद वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु खौफ से भर गए। अर्धकुंवारी के नजदीक हुई इस घटना ने उनके मन में दहशत पैदा कर दी। वहां लगातार हो रही बारिश ने श्रद्धालुओं को और डरा दिया। वो इतना डर गए कि उन्होंने वैष्णो देवी यात्रा की योजना बना रहे दूसरे श्रद्धालुओं से अपील की कि वो इन हालात में अपनी यात्रा टाल दें। अब इस समय बिल्कुल ना है, पैदल यात्री तो बिल्कुल ना है और लैंडस्लाइड की खबरें भी आ रही हैं ऊपर से। इस बीच यात्रा मार्ग पर राहत और बचाव का अभियान रात भर जारी रहा। इस मुहिम से जुड़े जवान लोगों को निकालने के अलावा मलबा हटाने के काम में भी जुटे रहे, ताकि मुख्य मार्ग को फिर से खोला जा सके। पहाड़ खिसकने की इस घटना के बाद वहां फंसे श्रद्धालुओं को मुख्य मार्ग से निकालकर ताराकोट के रास्ते भेजा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्य मार्ग पर ही यह हादसा हुआ था और इसके बाद अर्धकुंवारी के नजदीक कई जगहों पर मलबा फैल गया। इस घटना में जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़ गई। वैष्णो देवी में जो स्लाइड आई थी, कल भूस्खलन हुआ था अर्धकुंवारी में, वहां पर मरने वालों की संख्या अब 30 से ज्यादा हो रही है और
वहां पहाड़ खिसकने की घटना से पहले वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हालात काफी बिगड़ गए थे। भारी बारिश की वजह से पहाड़ से पानी किसी झरने की तरह बहता दिखाई दिया। वहां से गुजर रहे श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर उस झरने से बचकर निकलते दिखे। उधर जम्मू में ही लगातार हो रही बारिश की वजह से ऐतिहासिक पीर खो मंदिर के नजदीक का इलाका मलबे में दब गया। वहां पहाड़ खिसकने से इतनी भयंकर तबाही मची कि कई लोग डर के मारे अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए। भारी बारिश की वजह से पीर खो मंदिर और उसके आसपास के कई मकान बारिश के पानी में डूब गए। यही नहीं, पहाड़ से गिरे मलबे ने वहां की सड़कों और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। यह इलाका जम्मू में तवी नदी के किनारे बसा है। इस बीच नदी में पानी का स्तर बढ़ने से भी हाहाकार मच गया। वहां लगातार कई घंटों तक बारिश हुई। इसकी वजह से पहाड़ से बड़े पैमाने पर मलबा नीचे गिरा तो नीचे बने कई मकानों में नदी का पानी घुस गया। यानी लोगों को चारों तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ा। जम्मू के ऐतिहासिक पीर खो मंदिर के नजदीक का इलाका पहाड़ से गिरे मलबे में दब गया। कई मकान और सड़कें तबाह हो गई। ये एक सड़क थी, रास्ता था, मोहल्ला है, लेकिन अब ये पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। भारी बारिश के बीच वहां पहाड़ से अचानक भारी मात्रा में मलबा नीचे आ गिरा। वो अपने साथ रास्ते में खड़ी कई गाड़ियों को भी बहा ले गया। एक गाड़ी, दो गाड़ियां, ये तीसरी गाड़ी और वो पीछे चौथी गाड़ी। मतलब यहाँ पर इतनी ज्यादा तबाही हुई है कि एक के बाद एक गाड़ी वहां से गिरी। मलबा गिरने के बाद वहां हर तरफ बर्बादी के निशान दिखाई दिए। कई मकानों का तो नामे निशान तक मिट गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई लोग अपना घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। यह इलाका ऐतिहासिक पीर खो मंदिर के नजदीक बसा है, जहां भगवान शिव की पूजा होती है। लोग इसे गुफाओं वाले महादेव के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इतनी भयंकर तबाही मचने के बावजूद कुछ श्रद्धालु वहां मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंच गए। उन्हें मंदिर तक जाने के लिए मलबे के ऊपर से होकर गुजरना पड़ा। इधर हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के देहरा इलाके में सड़क पर बह रहे सैलाब में एक मोटरसाइकिल फंस गई। दिल दहला देने वाली इस घटना में मोटरसाइकिल सवार की जान बाल बाल बच गई। भारी बारिश की वजह से वहां नाले में उफान आ गया और उसका पानी सड़क के ऊपर पहुंच गया। हालांकि कुछ लोगों ने मिलकर उस व्यक्ति को वक्त रहते पानी से निकाल लिया, क्योंकि अगर जरा भी देर हो जाती तो वहां बड़ा हादसा हो सकता था। भारी बारिश की वजह से नाला उफान पर आ गया और उसका पानी सड़क पर सैलाब की तरह बहने लग गया। इस बीच एक व्यक्ति ने अपनी मोटरसाइकिल से सैलाब को पार करने की कोशिश की। उन्हें अंदाजा नहीं था कि पानी का बहाव इतना तेज होगा कि वो बीच रास्ते में ही फंस जाएंगे। वो जैसे ही अपनी बाइक लेकर आगे बढ़े तो पानी के बहाव ने उन्हें रोक दिया। देखते ही देखते उनकी मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई। वो व्यक्ति अपनी बाइक छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो उसे उठाकर वहां से निकल सके, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद वो ऐसा नहीं कर पाए। तब तक वहां पानी का स्तर और बढ़ गया और फिर तो ऐसा लगने लगा कि वो अपनी मोटरसाइकिल समेत कभी भी पानी में बह जाएंगे। लेकिन किनारे खड़े लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने उनकी जान बचा ली। लोगों ने इसी तरह एक कार को भी पानी से निकालने में मदद की। सड़क के ऊपर पानी बहने से कई दूसरी गाड़ियां दूर खड़ी हो गईं। इस वजह से कांगड़ा के देहरा प्रागपुर रोड पर लंबा जाम लग गया। उधर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लगातार हो रही बारिश के बीच जमीन धंसने के बाद एक ट्रक पलट गया। वहां बारिश और पहाड़ खिसकने की घटनाओं की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। इसी बीच वो ट्रक धर्मशाला के सरहा इलाके से गुजर रहा था, तभी वो सड़क धंस गई। इसके बाद तो उसे चला रहे ड्राइवर और हेल्पर की जान हलक में आ गई, क्योंकि वो ट्रक ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता नजर आया। धर्मशाला के सराहा इलाके से गुजरने के दौरान अचानक वो सड़क धंसी और ट्रक का पिछला हिस्सा गड्ढे में फंस गया। कुछ देर में वो अपने बाईं तरफ झुक गया। गनीमत ये रही कि जैसे ही सड़क धंसने का अंदेशा हुआ, उस ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गए। इसके बाद उन्होंने उस ट्रक को वहां से निकालने की भी कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अपनी जगह से खिसका और पलटता हुआ नीचे एक दूसरी सड़क पर जा गिरा। इस दौरान उस ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर के अलावा कई लोग वहां मौजूद रहे और उनकी आंखों के सामने वो ट्रक नीचे गिर गया। ट्रक के साथ मिट्टी और पत्थर भी तेजी से नीचे गिरते दिखाई दिए। सराहा इलाके में सड़क धंसने के बाद वहां से गाड़ियों का गुजरना बंद हो गया। इसके साथ ही उस दूसरी सड़क पर भी ट्रक गिरने की वजह से रास्ता बंद करना पड़ा। इधर पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ के बीच फंसे सैकड़ों लोगों को बचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने पूरी ताकत झोंक दी। वहां जबरदस्त बारिश के बीच नदी नालों के बेकाबू होने से गांव के गांव पानी में डूब गए। हजारों एकड़ में फैली फसल बर्बाद हो गई। खेतों में और रास्तों पर इतना ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया कि उनका फर्क ही मिट गया। बाढ़ का पानी लोगों के मकानों में घुस गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि बड़ी संख्या में लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। डूब चुके इलाकों में नावें उतार दी गईं। जहां नाव भी नहीं पहुंच पाई, वहां सेना के जवान हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच गए।
और मुसीबत में फंसे लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया। वहां जलमग्न हो चुके एक इलाके में फंसे कुछ लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर को छत के बेहद करीब ले जाया गया। वो हेलीकॉप्टर महज कुछ ही फीट की ऊंचाई पर काफी देर तक मंडराता रहा। इस दौरान सेना के एक जवान ने एक व्यक्ति को रस्सी से बांध दिया। इसके बाद उन्हें ऊपर खींच लिया गया। छत पर मौजूद सभी लोगों को एक एक कर हेलीकॉप्टर पर पहुंचाया गया और फिर उन्हें सुरक्षित जगहों पर छोड़ दिया गया। यह ऑपरेशन गुरदासपुर के दीनानगर इलाके में चलाया गया। दीनानगर के आसपास के इलाके भी बाढ़ बारिश से बेहाल हो गए। वहाँ 2 गांवों को जोड़ने वाली सड़क पर ऐसा सैलाब आया कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे में पुलिस और बचाव कर्मियों ने उस सड़क पर रस्सी बांध दी। उसी रस्सी को पकड़ लोग सैलाब को पार करते नजर आए। जो बुजुर्ग चल नहीं सकते थे, बचाव कर्मियों ने उन्हें पीठ पर लाद कर रास्ता पार करवाया, क्योंकि वहां पानी की धार इतनी तेज थी कि उसकी जद में आने वाले का बच पाना मुश्किल हो जाता। और पंजाब के गुरदासपुर जिले में करतारपुर कॉरिडोर के पास बांध टूटने की वजह से कई इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। बांध टूटने के बाद डेरा बाबा नानक और उसके आसपास मौजूद कई गांवों में रावी नदी का पानी घुस गया। डेरा बाबा नानक एक ऐतिहासिक शहर है जो रावी नदी के किनारे बसा है। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद है और करतारपुर कॉरिडोर का केंद्र है। इसी जगह से करतारपुर कॉरिडोर शुरू होता है, लेकिन वहां के हालात तब बिगड़ गए जब जम्मू कश्मीर की तरफ से रावी नदी में बेहिसाब पानी छोड़ा गया। इसकी वजह से करतारपुर कॉरिडोर के पास रावी नदी पर बना दूसरी बांध टूट गया और उसकी वजह से करतारपुर कॉरिडोर और उसके आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। पंजाब के गुरदासपुर जिले में मौजूद डेरा बाबा नानक शहर के ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए। डेरा बाबा नानक भारत और पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद है और करतारपुर कॉरिडोर का केंद्र है। बांध टूटने की वजह से गुरुद्वारे के अंदर कमर से ऊपर तक पानी भर गया। यही नहीं, शहर की हर सड़क और रास्ते पर नदी के पानी ने कब्जा कर लिया। डेरा बाबा नानक के अलावा आसपास मौजूद कई गांवों में भी रावी नदी घुस गई। गांवों में नदी का पानी घुसने से कोहराम मच गया। रात के अंधेरे में ही लोग जान बचाने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਭਰਪਾਈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। डेरा बाबा नानक में हालात इसलिए बिगड़े क्योंकि जम्मू कश्मीर से रावी नदी में बेहिसाब पानी छोड़ा गया। इसकी वजह से करतारपुर कॉरिडोर के पास रावी नदी पर बना दूसरी बांध टूट गया। बांध टूटने के बाद आसपास मौजूद रिहायशी इलाकों में सैलाब का पानी घुस गया। देखकर ऐसा लगा जैसे रावी नदी रास्ता बदलकर गांवों में घुस गई हो। बांध टूटने से वहां सैकड़ों बीघा फसल तबाह हो गई। और गुरदासपुर की ही तरह उससे लगने वाले पंजाब के पठानकोट जिले में भी कुदरत का कहर टूटा। वहां भी रावी नदी का पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। नदी में उफान की वजह से पानी उस पर बने पुल तक आ गया। यही नहीं, पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे भी डूब गया। हाईवे पर पानी भर जाने से उस पर गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। पठानकोट ही नहीं बल्कि पंजाब के फाजिल्का में भी नदी का पानी लोगों के लिए मुसीबत बनकर आया। वहां सतलुज नदी ने तबाही मचा दी। खेत खलिहान सब डूब गए। सड़कें तो समंदर में तब्दील हो गईं। पाकिस्तान बॉर्डर से लगने वाले फाजिल्का के कई गांव पानी से लबालब भर गए। और इस बीच मुसीबत तब और बढ़ गई जब पानी आबादी वाले इलाकों में भी घुसना शुरू हो गया। पठानकोट के मलकपुर इलाके में रावी नदी का खौफनाक रूप दिखा। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद उसका पानी पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे पर जमा हो गया। हाईवे पर ऐसा सैलाब दिखाई दिया मानो उस पर कोई नदी पलट गई हो। ये जो पुल है, इसका जो हिस्सा है आप देख सकते हैं कि जो पुल के किनारे हैं वो भी आधे पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। नदी का पानी हाईवे से होता हुआ पास के बाजार तक पहुंच गया। वहां पानी भर जाने से गाड़ियों का आना जाना मुश्किल हो गया। पठानकोट में रावी नदी ने कोहराम मचाया तो पंजाब के फाजिल्का में सतलुज नदी ने लोगों को आफत में डाल दिया। वहां सतलुज के पानी ने करीब 1 दर्जन गांवों को डुबो कर रख दिया। पाकिस्तान सीमा के पास फाजिल्का का राम सिंह भैनी गांव भी पानी से सराबोर हो गया। कुछ महीने पहले भारत पाकिस्तान की जब जंग चल रही थी तो उस वक्त सबसे ज्यादा संताप इन्हीं लोगों ने भुगता और उस हालात का सामना किया, लेकिन आज बाढ़ का सामना कर रहे हैं। फाजिल्का और पठानकोट समेत पंजाब के आधा दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। इनमें गुरदासपुर, फिरोजपुर, तरनतारन, कपूरथला और होशियारपुर जिले भी शामिल रहे। उधर जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से ठप हुई इंटरनेट सेवा बहाल हो गई। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से ठप हुई इंटरनेट और मोबाइल फोन सेवाएं 20 घंटे बाद बहाल हो गई। मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से कई जगहों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल को भारी नुकसान पहुंचा था, जिससे इंटरनेट सेवा ठप हो गई थी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एसडीआरएफ की टीम ने 2 बच्चों समेत 4 लोगों के शव बरामद किए। बताया गया कि 2 दिन पहले एक कार में सवार होकर वो लोग जा रहे थे और उफनते सैलाब में उनकी कार बह गई थी।
उसे चला रहे ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली थी, लेकिन वो लोग अंदर ही फंसे रह गए थे। बिहार के बेतिया में भालू के हमले से दहशत फैल गई। घटना गोनाहा इलाके में हुई। वहां जंगल से आया वो भालू एक मंदिर के पुजारी पर टूट पड़ा। हालांकि पुजारी के शोर मचाने पर लोगों ने भालू को खदेड़ दिया। झाड़ू बहारू करे गई हन तो वहाँ से भालू दौड़ल इनकर हमला करे तो भगल हन चिल्लात, गांव के लोग दौड़ल हक। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड के बाद निक्की के मायके वालों पर भी दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा दिया गया। यह आरोप निक्की के भाई की पत्नी मीनाक्षी भाटी ने लगाया। मीनाक्षी बीते 14 महीने से अपने मायके में रह रही हैं। मीनाक्षी के मुताबिक उनके ससुराल वालों ने, यानी कि निक्की के मायके वालों ने उन्हें दहेज के लिए घर से निकाल दिया था। मीनाक्षी की शादी निक्की के भाई रोहित से साल 2016 में हुई थी। मीनाक्षी के घर वालों के मुताबिक शादी में महंगी कार, सोना चांदी और खूब सारा सामान दिया गया था। न्यूज 18 से बातचीत में मीनाक्षी ने बताया कि शादी के 1.5-2 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद निक्की के माता पिता ने दहेज की डिमांड शुरू कर दी थी। निक्की के माता पिता ने, मीनाक्षी के मुताबिक उनके पति रोहित ने उन्हें दहेज के लिए मारना पीटना शुरू कर दिया था। हर रोज धमकी दी जाती थी। मीनाक्षी ने दावा किया कि दहेज के लिए न सिर्फ उनके पति ने उन्हें मारा पीटा था, बल्कि उनकी दोनों ननदों यानी निक्की और कंचन ने भी मायके आने पर कई बार उनकी पिटाई की थी। मीनाक्षी ने बताया कि निक्की और कंचन उन्हें बार बार यह कहती थीं कि वो उनका घर छोड़ दें ताकि वो अपने भाई की दूसरी लड़की से शादी करा सकें। मीनाक्षी ने बताया कि कई बार तो उन्होंने घर से भागकर खुद को पिटाई से बचाया था। मीनाक्षी ने दावा किया कि शादी के बाद कई बार वो अपने मायके आईं और 5-5 लाख रुपए लेकर ससुराल गईं ताकि उनके साथ मारपीट ना हो, लेकिन कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहने के बाद फिर से दहेज की डिमांड शुरू हो जाती थी और उनके साथ मारपीट का सिलसिला भी शुरू हो जाता था। मतलब अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे निक्की के पिता पर उनकी बहू ने ही दहेज के लिए मारपीट करने और घर से निकालने का आरोप लगा दिया। मेरे साथ मारपीट करते थे, वो मुझसे दहेज मांगते थे। दहेज के लिए छोड़ा है, कभी कहते थे स्कॉर्पियो गाड़ी लिया, कभी पैसे मंगवाते थे। 5-5 लाख रुपए भी मैं लेके गई हूँ यहाँ से अपने पापा से। न्यूज 18 से बातचीत में मीनाक्षी ने बताया कि दहेज की डिमांड पूरी नहीं होने पर उनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता था। मैं अपने बचाव के लिए गांव में भी भगी हूँ, अंदर गांव में उनको बाहर है घर, मैं भीतर के लिए भी भगी हूँ 11-11, 12-12 बजे। मीनाक्षी ने यह भी दावा किया कि दहेज के लिए उनकी दोनों ननदों निक्की और कंचन ने भी उनकी पिटाई की थी। नहीं रोकती नहीं थी, पिटवाती थी, साथ मिलके खुद पीटती थी दोनों बहनें। निक्की की हत्या के आरोप में गिरफ्तार विपिन भाटी को मीनाक्षी ने बेकसूर बताया। उस लड़के ने उस लड़की का टैटू लगा, नाम का टैटू छपाया हुआ है, तो सोचो कि वो कितना प्यार करता होगा उससे। मीनाक्षी के मुताबिक जिस वक्त निक्की अपने ससुराल में जली थी, उस वक्त विपिन घर पर था भी नहीं। मतलब निक्की की भाभी ने विपिन और उसके पूरे परिवार को निक्की की हत्या के मामले में निर्दोष बताया। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान मीनाक्षी ने बताया कि विपिन के परिवार पर केस दर्ज कराने वाले भिखारी सिंह के परिवार पर साल 2024 में हत्या के प्रयास में लगने वाली धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। मीनाक्षी के मुताबिक साल 2024 में जब उनके भाई उन्हें छोड़ने के लिए उनके ससुराल रूपबास गए थे, तब उनके ससुर भिखारी सिंह, पति रोहित और देवर अतुल ने हमला कर दिया था। उनके भाइयों से मारपीट की गई थी और रोहित ने उन पर गोलियां तक चला दी थी। मीनाक्षी के मुताबिक उस वक्त उनके भाई और वो किसी तरह जान बचाकर वहां से वापस आए थे। मीनाक्षी ने बताया कि मारपीट और गोली चलाने के उस मामले में थाने में भिखारी सिंह, रोहित और अतुल समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। मीनाक्षी उस घटना के बाद से ही अपने मायके में रह रही हैं। मीनाक्षी की मां ने भिखारी सिंह के परिवार को लालची बताया। उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी के साथ बार बार मारपीट कर मायके इसलिए छोड़ दिया जाता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे लाए। मीनाक्षी की मां ने बताया कि शादी के बाद साल 2021 तक मीनाक्षी के ससुराल वालों की हर डिमांड वो पूरी करते रहे, लेकिन साल 2021 में मीनाक्षी के पिता का निधन हो गया था। इसके बाद भी मीनाक्षी के ससुराल वाले बेटी को दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते रहे और दहेज की डिमांड पूरी न होने पर उन्होंने उनकी बेटी मीनाक्षी को मायके पहुंचा दिया था। मीनाक्षी की मां ने दावा किया कि शादी में भी और उसके बाद तक रोहित की हर डिमांड पूरी की गई थी। सियाज गाड़ी दी है, 21 तोले सोना भी दियो, बाकी आप समझ सको सब जो बिरादर में दिया जाता है सारा घर को सामान सब दिया ही है। मीनाक्षी की मां ने बताया कि रोहित और मीनाक्षी की शादी 2016 में निक्की के ससुर सतवीर भाटी ने ही करवाई थी। दहेज के लिए जब भिखारी सिंह के परिवार पर मीनाक्षी को प्रताड़ित करने का आरोप लगा,
तब सतवीर सिंह ने ही एक पंचायत भी बुलवाई थी। उस पंचायत में तय हुआ था कि दोनों परिवार रिश्ता खत्म कर लेंगे। बदले में भिखारी सिंह के परिवार को शादी में खर्च हुए 35 लाख रुपए मीनाक्षी के परिवार को लौटाने होंगे। इन्होंने कह दिया अपनी बेटी ले जाओ, हम थारा हिसाब कर देंगे। हिसाब में सतवीर भी हो सिरसा को, इसने कही कि मैं पैसा दिवा दूंगा। मीनाक्षी के परिवार के मुताबिक उस पंचायत के 3 दिन बाद ही मीनाक्षी के ससुराल वाले मुकर गए थे। इसके बाद जब मीनाक्षी को लेकर उनके भाई रूपबास गांव पहुंचे थे तब उन्हें घेर लिया गया था, मारपीट की गई थी और गोलियां चलाई गई थी, जिसके बाद मीनाक्षी के घर वालों ने दादरी थाने में धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। और इस सब के बीच निक्की हत्याकांड को लेकर महिला आयोग की टीम ने निक्की के मायके वालों से मुलाकात की। राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर मीनाक्षी भराला ने ग्रेटर नोएडा के रूपबास गांव में निक्की के परिवार से पूरे घटनाक्रम पर बातचीत की। परिवार से मुलाकात के बाद मीनाक्षी भराला ने बताया कि निक्की की बहन कंचन घटना के वक्त उस घर में मौजूद थी। कंचन के मुताबिक जो दावा किया जा रहा है कि विपिन घटना के वक्त घर में नहीं था, वो पूरी तरह गलत है। कंचन के मुताबिक घर के अंदर से ही बाहर वाली दुकान में जाने का रास्ता है। विपिन उसी रास्ते से घटना के बाद वहां से निकल गया था। कंचन ने महिला आयोग की सदस्य को घटना वाले दिन सब कुछ बताया कि सब कुछ सामान्य था। निक्की ने अपने बच्चे का होमवर्क कराया था और इसके बाद वो कपड़े प्रेस करने के लिए ऊपरी मंजिल पर गई थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो जलते हुए सीढ़ियों से नीचे आई थी। मीनाक्षी भराला के मुताबिक कंचन ने उन्हें बताया कि जिस वक्त निक्की जली थी उस वक्त विपिन घर के 2nd फ्लोर की सीढ़ियों पर ही मौजूद था। मीनाक्षी भराला ने निक्की के पिता से भी मुलाकात की और उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया और वादा किया कि महिला आयोग इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएगा ताकि निक्की को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। योगी जी से उनकी उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिले, जिससे कि और निक्की ना बने। ग्रेटर नोएडा के रूपबास गांव पहुंची महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला को देखते ही निक्की की मां फपक फपक कर रो पड़ी। मीनाक्षी भराला ने उन्हें सांत्वना दी और मदद का भरोसा दिया। निक्की हत्याकांड की चश्मदीद निक्की की बहन कंचन भी पहली बार मीडिया के कैमरों के सामने आई। मीनाक्षी भराला ने उन्हें ढांढस बंधाया। काफी देर तक वो कंचन और उनकी मां के साथ वहीं बैठी रहीं। मीनाक्षी भराला के मुताबिक बातचीत में कंचन ने उन्हें पूरे घटनाक्रम के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताया। कंचन के मुताबिक निक्की को आग लगाने के बाद विपिन उस दुकान पर घर के अंदर से बने रास्ते से गया था। दुकान से अंदर जाने का रास्ता है, वो उसमें से वहाँ से निकला होगा, ऐसा नहीं था कि वो वहाँ नहीं था। निक्की के परिवार से मिलने के बाद मीनाक्षी भराला ने ग्रेटर नोएडा के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से भी मुलाकात की। उधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी निक्की हत्याकांड जैसा एक मामला सामने आया। वहां पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर आरोप लगा कि उसने अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की। देवेंद्र नाम के उस हेड कांस्टेबल का कुछ दिन पहले ही रामपुर से बरेली के एक थाने में तबादला हुआ था। 13 साल पहले देवेंद्र की शादी पारुल नाम की महिला से हुई थी और उन दोनों के 2 बच्चे भी हैं। पारुल पेशे से नर्स हैं और गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात हैं। पारुल के मायके वालों ने आरोप लगाया कि उनके पति देवेंद्र ने अपने परिवार के साथ मिलकर उनको आग के हवाले कर दिया। उनके परिवार के मुताबिक दहेज के लिए पारुल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। हालांकि ये आरोप पारुल के परिवार वालों की तरफ से लगाए गए, लेकिन इस मामले में देवेंद्र और उनके परिवार की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया। बताया गया कि इस घटना के बाद देवेंद्र और उनके परिवार के लोग फरार हो गए। वहीं इसमें पारुल बुरी तरह झुलस गई और इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसी बीच पारुल के परिवार वालों ने उनके ससुराल वालों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी। उन्होंने पारुल के पति देवेंद्र और उनके परिवार वालों पर दहेज के लिए पारुल को जिंदा जलाने का आरोप लगाया। उसने बताया कि तुम्हारी लड़की जला दी। क्या देखा आपने वहाँ पे जाकर? हमने जाकर देखा तो हमारी लड़की फड़क रही है नीचे, हम उठा के लेकर भाग पड़े एकदम। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात देवेंद्र अमरोहा के डिडौली इलाके में अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन कुछ समय पहले उनका बरेली के एक थाने में ट्रांसफर हो गया था। बताया गया कि कुछ दिन पहले ही वो डिडौली इलाके के नारंगपुर गांव में अपने घर में आए थे। इसी बीच उनकी पत्नी से झगड़ा हो गया। देवेंद्र के ससुराल वालों के मुताबिक जमीन को लेकर उनके और उनकी पत्नी पारुल के बीच आए दिन कहासुनी होती थी। देवेंद्र के ससुराल वालों ने आरोप लगाया कि दहेज की मांग को लेकर उन्होंने पारुल को अपने परिवार के साथ मिलकर आग के हवाले कर दिया और हत्या करने की कोशिश की, लेकिन इन आरोपों पर देवेंद्र और उनके परिवार ने कोई जवाब नहीं दिया। पति, देवर, सास सहित 6 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में पारुल के परिवार वालों ने उनके पति और उनके ससुराल वालों की गिरफ्तारी की मांग की। इधर भारत ने पाकिस्तान जाने वाली नदियों में बाढ़ को लेकर पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया।
भारत ने पाकिस्तान जाने वाली नदियों में बाढ़ के हालात को देखते हुए मानवीय आधार पर पाकिस्तान को अलर्ट जारी किया। भारत की तरफ से जारी चेतावनी के बाद पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एसडीआरएफ ने 80 मीटर गहरी खाई में गिरे महेंद्र लाल नाम के व्यक्ति को सुरक्षित निकाल लिया। एसडीआरएफ के मुताबिक अगस्त्यमुनि थाना इलाके में देर रात महेंद्र के खाई में गिरने की सूचना मिली थी। इसके बाद बचाव अभियान चलाकर उन्हें बचा लिया गया। गुजरात के खेड़ा जिले में आई भीषण बाढ़ में कई लोग फंस गए। राहत और बचाव टीम उनके पास पहुंची और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारी बारिश और साबरमती नदी में आए उफान की वजह से खेड़ा में ज्यादातर इलाके डूब गए। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में एक होटल का शौचालय भरभराकर नीचे गिर गया और एक स्कूटर समेत कुछ मोटरसाइकिलें उसकी चपेट में आ गईं। गनीमत यह रही कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना यह बड़ा हादसा हो सकता था। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने आवारा कुत्तों को बेरहमी से पीटने के एक मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। वहां कुछ लड़कों पर आरोप लगा कि उन्होंने कुत्तों को पहले तो बुरी तरह पीटा और फिर बोरियों में भरकर उन्हें बाइक से दूसरे इलाकों में छोड़ा है। बताया गया आरोपियों को एक कुत्ता पकड़ने पर 500 रुपए तक दिए जाते थे। दावा है कि यह रकम एक फैक्ट्री संचालक ने दी ताकि उनके इलाके से आवारा कुत्तों को हटाया जा सके। लेकिन इसकी जानकारी जब कुत्तों के लिए हमदर्दी रखने वाले लोगों को लगी तो उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी। क्योंकि आरोपी लड़के कुत्तों को बोरियों में डालकर ले जाते दिखे। तस्वीरों में दिखा कि एक लड़के ने सड़क पर लेटे एक कुत्ते की पूंछ पकड़कर उसे उठा लिया। उस कुत्ते के मुंह और पैरों को पहले ही रस्सियों से बांध दिया गया था, इसीलिए उसने कोई हरकत नहीं की। 3 आरोपियों ने मिलकर उसे बोरी में भरा और फिर मोटरसाइकिल पर लाद कर रवाना हो गए। हैरान कर देने वाला मामला कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र का रहा। आरोप लगा कि कुत्ते के पैरों और मुंह पर रस्सी बांधने से पहले आरोपियों ने उसकी जमकर पिटाई भी की थी। और दावा है कि उन्होंने इसी तरह उस इलाके के कई आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें दूसरी जगहों पर छोड़ दिया। आरोप लगा कि यह काम जाजमऊ थाना क्षेत्र के एक फैक्ट्री संचालक के कहने पर किया गया। बताया गया कि फैक्ट्री संचालक ने एक कुत्ता पकड़ने पर उन लड़कों को 500 रुपए दिए, लेकिन कुत्तों से बेरहमी किए जाने की सूचना मिलते ही पशु प्रेमियों ने थाने में शिकायत कर दी। इस संदर्भ में एक हमने एफआईआर पंजीकृत किया हुआ है अज्ञात के खिलाफ, जो मार रहा है उसके पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। इधर बिहार की राजधानी पटना में 5वीं क्लास की एक छात्रा की स्कूल में जलकर मौत होने के बाद वहां बवाल मच गया। इस घटना के बारे में पता चलते ही उस बच्ची के परिवार वालों ने पटना के गर्दनी बाग इलाके में मौजूद उस स्कूल में जमकर तोड़फोड़ कर दी। बच्ची के परिवार वालों ने आशंका जताई कि उनकी बच्ची ने खुद को आग नहीं लगाई बल्कि किसी ने उसे जलाकर मार डाला। स्कूल के टीचरों के मुताबिक वो बच्ची क्लास से निकलकर स्कूल के वॉशरूम में गई थी। इसके कुछ देर बाद स्कूल के एक कर्मचारी ने उसी वॉशरूम से धुआं निकलते देखा। उनके मुताबिक जब वो उस वॉशरूम में पहुंचे तो उसका दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद उन्होंने फौरन बाकी लोगों को मदद के लिए बुलाया और पुलिस को भी इसकी जानकारी दी। पुलिस के आने के बाद जब उस वॉशरूम का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर से 5वीं क्लास की जोया नाम की बच्ची जली हुई हालत में मिली। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जैसे ही स्कूल में हुई इस घटना की जानकारी उस बच्ची के परिवार के लोगों को मिली, वहां बवाल मच गया। वो और उनके साथ आए कई और लोगों ने स्कूल पर धावा बोल दिया और वहां जमकर बवाल किया। गुस्से से आग बबूला उन लोगों ने स्कूल के एक एक कमरे में घुसकर तोड़फोड़ की। उन लोगों ने स्कूल की टेबलें तोड़ दी, कुर्सियां हाथ में उठाई और उन्हें जमीन पर दे मारा। हाथ में टेबल का पाया लिए एक व्यक्ति स्कूल की टीचरों को धमकाते नजर आए। वो टीचरों से स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मांगते दिखे। उस व्यक्ति ने न सिर्फ टीचरों को डराया धमकाया बल्कि वहां मौजूद एक पुलिस वाले को भी थप्पड़ जड़ दिया। स्कूल प्रबंधन ने दावा किया कि उस बच्ची ने स्कूल के वॉशरूम में खुद को आग लगा ली। स्कूल के एक कर्मचारी के मुताबिक जब धुआं उठने के बाद वो उस वॉशरूम के पास पहुंचे तो उसका दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से खिड़की भी बंद था और आग लगा हुआ था। तो बाहरी आदमी को भी बुलवाया और तोड़ा गया। इसके लिए पुलिस ने उस बच्ची को आनन फानन में पटना मेडिकल कॉलेज के अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद फोरेंसिक विभाग की एक टीम भी उस स्कूल में जांच के लिए पहुंच गई। क्योंकि 5वीं क्लास में पढ़ने वाली उस छात्रा के परिवार वालों ने आशंका जताई कि उनकी बच्ची को हत्या के इरादे से आग लगाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी ने उनकी बच्ची को आग के हवाले किया और फिर उसे खुदकुशी की तरह दिखाने की कोशिश की गई।
इस मामले में उन्होंने स्कूल प्रबंधन को भी घेरा। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी मांगी और उन्होंने ये उम्मीद जताई कि सीसीटीवी फुटेज से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने आशंका जताई कि उनकी बच्ची ने खुद को आग नहीं लगाई बल्कि उसे जलाकर मारा गया। अरे बाप रे बाप, इस तरह से जला के मारा है उसको कि उसका शकल नहीं पता चल रहा है। हंगामा कर रहे लोगों ने तो ये आरोप भी लगाया कि स्कूल प्रबंधन ने जानबूझकर ये बात फैलाई कि उस बच्ची ने खुद को आग लगाई ताकि इस मामले को दबाया जा सके। ये नहीं पता, ये लोग बता नहीं रही है। अटेंडेंस के बाद ये कहानी हुआ है सर। हालांकि पुलिस ने बच्ची के परिवार वालों की मांग पर स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई और मामले की जांच शुरू कर दी। इसमें किसी का हाथ है तो उस पर सीसीटीवी इत्यादि खंगाले जा रहे हैं। एफआईआर भी अभी दर्ज की गई है। पुलिस ने भरोसा दिया कि इस मामले में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इसी वजह से पुलिस पटना के गर्दनी बाग के उस स्कूल के सभी टीचरों और कर्मचारियों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। उधर उत्तर प्रदेश के बलिया में करोड़ों की लागत से बनाए गए एक पुल तक पहुंचने के लिए सड़क न होने की वजह से वहां लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उस पुल को पार करते नजर आए। स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं कई फीट ऊंचे उस पुल पर बांस की लकड़ी के सहारे, सीढ़ी के सहारे चढ़ते और उतरते दिखे। बताया गया कि बलिया में 2 साल पहले करीब 17.5 करोड़ की लागत से सरयू नदी पर वो पुल बनाया गया था। आरोप लगाया गया कि पुल का काम पूरा हो जाने के 2 साल बाद तक भी उसकी अप्रोच रोड यानी पुल तक पहुंचने की सड़क नहीं बन पाई। इसी वजह से लोग सीढ़ियों के सहारे उस पुल पर चढ़ते उतरते दिखे। इस मामले के सामने आने के बाद पुल बनाने वाले विभाग के अधिकारियों से सवाल किए गए। जिले के डीएम ने अधिकारियों को बुलाकर उन्हें जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए, क्योंकि आरोप लगाया गया कि करीब 17.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार उस पुल तक पहुंचने के लिए 2 साल बाद तक भी रास्ता नहीं बन पाया। पुल पर चढ़ने के लिए लोग बांस की सीढ़ियों का सहारा लेते दिखे। स्कूल का बस्ता टांगे बच्चे, सिर पर साइकिल लादे मजदूर और महिलाएं भी उस सीढ़ी से पुल पर चढ़ने और उतरने के लिए मजबूर दिखी। कम से कम 20 गांव के बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है। दवा पानी इलाज के लिए किसी को कोई सुविधा नहीं ले पा रहा है। गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि सेतु निगम के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से पुल की अप्रोच रोड यानी पुल तक पहुंचने का रास्ता नहीं बन पाया। सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, कल ये रास्ता बन जाएगा। कौन रोकने वाला है माई का लाल। जैसे ही पता चला कि लोग सीढ़ियों से पुल तक पहुंच रहे हैं, जिले के डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने उस पुल को बंद करने के निर्देश दे दिए। मैंने आज दोपहर में ही सेतु निगम के अधिकारियों को बुलाकर उनको निर्देशित किया कि तत्काल इसको बंद किया जाए। डीएम ने सेतु निगम के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक के बाद उन्होंने भरोसा दिया कि जल्द ही पुल का काम पूरा कर लिया जाएगा। सौभाग्य की एक बात है कि बलिया में अधिकारी किस क्वालिटी की सीढ़ी दे रहे हैं। ये 17 करोड़ रुपए में नदी पर पुल बना दिया और पुल पर चढ़ने की सीढ़ी ऐसी बांस वाली लोकल टाइप की। पुल तो पक्का वाला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया है, वैसा वाला भी नहीं जो गिरते रहते हैं पड़ोस में बिहार में। खंबे वंबे सब बढ़िया बनाए गए हैं। नदी मस्त बह रही है पुल के नीचे से, लेकिन पुल पर चढ़ने की सीढ़ी नहीं दी अधिकारियों ने। लोग खुद ही अपनी बांस की सीढ़ियां लेकर चढ़ते हैं और नदी पार करके दूसरी साइड से उतर जाते हैं। अब बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सीढ़ी थोड़ी अच्छी वाली मिल जाती तो थोड़ा कॉन्फिडेंस से चढ़ जाते। कह रहे हैं कि डीएम ने देखा भी, लेकिन उन्होंने कह दिया कि सीढ़ी हटा दो, बंद कर दो पुल को। सीढ़ी हटा देंगे तो पुल पर चढ़ेंगे कैसे भाई? 2 साल से सीढ़ी से तो चढ़ रहे थे। वो तो डिमांड ये थी कि 17 करोड़ के पुल पर खर्च कर दिए तो क्या सीढ़ी के लिए पैसे नहीं बचे थे? तो कह रहे हैं कि सीढ़ी ही हटा दो। अरे तो सीढ़ी नहीं रहेगी तो पुल ही हटा दो, फिर चढ़ेंगे कैसे पुल पर? कह रहे हैं कि सड़क बनाएंगे पुल तक जाने वाली, मतलब कह रहे हैं कि अप्रोच रोड बनेगी पुल के दोनों तरफ, सड़क बनेगी इधर भी उधर भी। तो इतना पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है पब्लिक का? अधिकारियों की अपनी जेब से नहीं जाता पैसा तो क्या ऐसे ही लगा देंगे? 2 साल से बढ़िया सीढ़ी से काम चल तो रहा है, सड़क क्यों बना रहे हो? अधिकारियों ने देखा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि सरकारी लोगों का इलाका नहीं है वो जहां पर वो पुल है। अधिकारी जाते होंगे, तहसीलदार जाते होंगे, पंचायत वाले जाते होंगे, नेता लोग जाते होंगे, पुलिस वाले जाते होंगे, सबने देखी तो होगी पब्लिक की लगाई गई सीढ़ी। ऐसा थोड़ी है 2 साल में वहां का चक्कर नहीं लगा होगा किसी का। और जब पुल बना होगा तो आजकल तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में फोटो वोटो भी लगाते हैं ना वहां। भाई 2 साल हो गए तो फोटो भी लगाई होगी, नक्शे में भी तो सीढ़ी होगी ना बांस की पुल के दोनों तरफ, तभी तो नक्शा पास हुआ होगा। तो अच्छी वाली सीढ़ी लगा दो ना वहां। अब ये क्या नया आ गया कि सड़क बनाएंगे पुल पर? पुल पर सड़क थोड़ी होती है। लोगों को आदत नहीं है ना वहां पुल पर सड़क की।
कहीं कंफ्यूजन आ जाना, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सड़क बन गई तो लोग पुल के ऊपर से कहीं गाड़ियां ले गए तो कौन जिम्मेदार होगा? भाई साहब, आप गाड़ी चलाने के लिए थोड़ी बनाया आपने इतना चौड़ा और मजबूत सीमेंट वाला पुल। कल को गांव वालों ने वहां से बस चलाने की मांग कर दी तो क्या क्या करते फिरोगे उनके लिए? हमारी मानो एक तो बढ़िया सी सीढ़ी लगा दो वहां दोनों तरफ, जैसे अभी 2 साल से लगी हुई थी ना, उससे बढ़िया क्वालिटी वाली लगा। सीढ़ी से दोनों काम हो जाते हैं, चढ़ भी सकते हैं, उतर भी सकते हैं। 100 बात की एक बात। इधर राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने 86 साल के आसाराम बापू की अंतरिम जमानत बढ़ाने से मना कर दिया। कोर्ट ने उन्हें 30 अगस्त की सुबह 10 बजे तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया। आसाराम बापू ने कोर्ट से खराब सेहत के आधार पर जमानत बढ़ाने की अपील की थी। लखनऊ में पटेल धवल नाम के 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पटेल धवल गुजरात के पाटन का रहने वाला है। आरोप है कि उसने कुछ महीने पहले 2 दोस्तों के साथ मिलकर गुजरात के रहने वाले भावेश बारोट नाम के व्यक्ति के साथ लूटपाट की थी। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक बेकाबू ट्रक ने एक लड़की को कुचल दिया। इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद आरोपी ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी पर एक पुल बनाने के काम के दौरान हादसा होने से अफरा तफरी मच गई। वहां गंगा नदी पर एक 6 लेन पुल बनाने का काम चल रहा था। एक ट्रक के ट्रेलर की मदद से उस पुल का एक बड़ा हिस्सा ले जाया जा रहा था। एक कर्मचारी तो उस पुल के हिस्से से लदे ट्रेलर के ठीक बगल में खड़े थे। धीरे धीरे ट्रेलर को आगे बढ़ने का निर्देश दे रहे थे, तभी संतुलन बिगड़ने की वजह से उस पुल का भारी भरकम हिस्सा ट्रेलर समेत नदी में पलट गया। हादसे के बाद वहां काम कर रहे लोग दहशत में आ गए। वो इधर उधर दौड़ने लगे। हालांकि इस भयंकर हादसे में वहां काम कर रहे लोग बाल बाल बच गए, लेकिन उस पुल का हिस्सा गिरने से भारी नुकसान हो गया और पुल बनाने के काम में रुकावट आ गई। क्योंकि उस ट्रक के ट्रेलर समेत उस पुल का भारी भरकम हिस्सा अचानक नदी में पलट गया। ट्रेलर के पहिए हवा की तरफ उड़ गए। पुल का भारी भरकम हिस्सा जैसे ही नदी में गिरा, कुछ सेकंड तक उससे चिंगारियां निकलती दिखी। उसके पीछे के हिस्से से भी धुआं निकलता नजर आया। इस खौफनाक हादसे को देखकर वहां काम कर रहे लोग घबरा गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। दिल दहला देने वाला यह हादसा उस वक्त हुआ जब गंगा नदी में 6 लेन पुल बनाने के लिए उसका एक बड़ा हिस्सा ट्रेलर वाले ट्रक से ले जाया जा रहा था। उस ट्रेलर को ट्रक से जोड़कर धीरे धीरे खींचा जा रहा था। इस दौरान ट्रक के ट्रेलर के दोनों तरफ कुछ कर्मचारी खड़े होकर उसे आगे बढ़ने का इशारा करते दिखे, लेकिन देखते ही देखते ट्रेलर का संतुलन बिगड़ गया और वो पुल के उस हिस्से समेत नदी में पलट गया। हालांकि इस हादसे के दौरान वहां काम कर रहे कर्मचारी बाल बाल बच गए। हादसे के बाद पुल बना रही कंपनी ने जांच शुरू कर दी। इधर बिहार के नालंदा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पर हमला हो गया। हमले में उनके एक सुरक्षा कर्मी को चोट लग गई। हमला उस वक्त हुआ जब वो हिलसा इलाके के मलामा गांव पहुंचे थे। उनके साथ हिलसा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कृष्ण मुरारी और उनके समर्थक भी मौजूद थे, लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें दौड़ा दिया। जान बचाने के लिए दोनों नेताओं और उनके समर्थकों को 1 किलोमीटर तक भागना पड़ा। बिहार में 3 दिन में नीतीश कुमार के 2 मंत्रियों पर हमले होने से हड़कंप मच गया, क्योंकि इससे पहले 25 अगस्त को पटना में मंत्री मंगल पांडे पर भी भीड़ ने हमला कर दिया था। उस घटना के 2 दिन बाद ही ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पर भी हमला हो गया। विधायक कृष्ण मुरारी और नीतीश सरकार में मंत्री श्रवण कुमार एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार से मिलने मलामा गांव पहुंचे थे। 23 अगस्त को उस गांव के 9 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दोनों नेताओं ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की और ढांढस बताया। इस दौरान वहां इकट्ठा गांव के लोगों ने मंत्री और विधायक को अपने बीच पाकर अपनी अपनी समस्याएं बतानी शुरू कर दी। थोड़ी देर तक उन लोगों की बातें सुनी गई और सुनने और गांव में घूमने के बाद मंत्री श्रवण कुमार वहां से जाने लगे। गांव के लोगों ने थोड़ी देर और रोकने की कोशिश की, लेकिन बात बिगड़ गई और गांव वालों ने हंगामा शुरू कर दिया और बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पर हमला कर दिया। मंत्री और विधायक के साथ आए सुरक्षा कर्मियों की परवाह किए बिना गांव के लोगों ने श्रवण कुमार और विधायक कृष्ण मुरारी को दौड़ा दिया। जान बचाने के लिए श्रवण कुमार अपनी धोती पकड़कर वहां से भागते दिखे। उनके साथ विधायक कृष्ण मुरारी भी दौड़ते दिखाई दिए। मंत्री के सुरक्षा कर्मियों के मुताबिक गुस्साए लोगों ने मंत्री और विधायकों को करीब 1 किलोमीटर तक दौड़ाया। सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को गांव के बाहर खड़ी उनके काफिले की गाड़ियों में बिठाया और सुरक्षित बचाया।
श्रवण कुमार ने बताया कि इस हमले के दौरान उनके एक सुरक्षा कर्मी को चोट लग गई। श्रवण कुमार से पहले नीतीश कुमार के एक और मंत्री मंगल पांडे पर राजधानी पटना में भीड़ ने हमला कर दिया था। 2 बच्चों की हत्या होने के बाद पटना के अटल पथ पर लोगों ने बवाल किया। इस दौरान मंगल पांडे का काफिला वहां से गुजर रहा था। गुस्साए लोगों ने उनके काफिले पर हमला बोल दिया था। बवाल कर रहे लोगों ने उनके काफिले पर पत्थर बरसाए थे। हालांकि उनका काफिला वहां से तेजी से निकल गया था। उधर यूपी के फिरोजाबाद में एक खेत से बच्ची का शव मिलने से सनसनी मच गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 9 साल की एक बच्ची का शव खेत से मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बच्ची की हत्या से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी। हालांकि पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर हंगामा शांत करा दिया। बाद में पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। जहाँ बकरी चराने बच्ची गई थी वहीं पास में ही एक बाजरे के खेत में बच्ची का शव मिला है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के कर्मचारी से मारपीट करने वाले सेना के अधिकारी को 5 साल के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया। यानी वो अगले 5 साल तक किसी भी फ्लाइट में सफर नहीं कर पाएंगे। विमानों के परिचालन और रखरखाव पर नजर रखने वाली संस्था डीजीसीए ने इसकी घोषणा की। दिल्ली में आवारा कुत्तों से जुड़े मामले को लेकर सरकार ने बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करने के लिए शहर के 24 सरकारी पशु चिकित्सालयों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश के औरैया के तहसील परिसर में आसमान से नोटों की बारिश होते देख लोग दंग रह गए। लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा नोट लूटने की होड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक अनुज कुमार नाम के एक व्यक्ति अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए वहां आए थे। रजिस्ट्री करवाने के लिए वो अपनी बाइक की डिक्की में 80,000 रुपए रखकर लाए थे, ऐसा उन्होंने कहा। वहां पहुंचने के बाद वो वकील से अपने दस्तावेज बनवाने में जुट गए। तभी अचानक बंदरों ने उनकी डिक्की खोलकर 80,000 रुपयों से भरा थैला निकाल लिया और एक पेड़ पर चढ़कर सारे नोट उड़ा दिए। दावा किया गया कि 80,000 रुपयों में अनुज को सिर्फ 52,000 रुपए ही वापस मिल पाए, क्योंकि बाकी रुपए वहां मौजूद लोगों ने लूट लिए। वो बंदर जिस पेड़ पर चढ़कर नोटों की बारिश कर रहे थे, उस पेड़ के नीचे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वो सभी पेड़ से बरस रहे नोट लूटने में जुट गए। हद तो तब हो गई जब लोग नोट लूटने के लिए वहां मौजूद एक टिन शेड पर चढ़ गए। वो उछल उछल कर नोट लूटते दिखाई दिए। जिसके हाथ में जितने नोट आए उसने उठाकर अपनी जेब में भर लिए। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। वो बंदर तब तक नहीं रुके जब तक रुपयों से भरा वो थैला खाली नहीं हो गया। इसके बाद वो बंदर वहां से भाग गए। जानकारी के मुताबिक रजिस्ट्री के लिए वहां आए अनुज कुमार वकील से बात करने में व्यस्त हो गए थे। तभी वो बंदर वहां आ गए और उनकी बाइक की डिक्की में रखा पैसों से भरा वो थैला निकाल लिया। वो दस्तावेज तैयार करने के लिए अपने कागज देने आए, तब तक बंदरों ने उनके थैले से 80,000 रुपए निकाल लिए और पेड़ पे चढ़ गए। अनुज कुमार ने दावा किया कि वो रजिस्ट्री करवाने के लिए 80,000 रुपए लेकर आए थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 52,000 रुपए ही वापस मिले। बाकी रुपए या तो लोगों ने लूट लिए या बंदरों ने फाड़ दिए। उधर मध्य प्रदेश के भिंड में कलेक्टर आवास पहुंचे बीजेपी विधायक और कलेक्टर के बीच जोरदार बहस हो गई। बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुछ किसानों के साथ खाद की समस्या को लेकर कलेक्टर आवास पहुंचे थे। वहां पहुंचते ही किसानों ने कलेक्टर के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। उनकी आवाज सुनकर कलेक्टर बाहर आ गए और इसके बाद कलेक्टर और बीजेपी विधायक के बीच बहस छिड़ गई। कुछ ही सेकंड में बीजेपी विधायक का पारा चढ़ गया। एक बार के लिए तो ऐसा लगा जैसे वो गुस्से में कलेक्टर को थप्पड़ मार देंगे। हालांकि उन्होंने अपने गुस्से पर काबू कर लिया। बीच में समझा दे, हमसे ही तू रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर सबसे बड़ा चोर है तू। देखते ही देखते बहस और बढ़ गई। बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह ने कलेक्टर पर अवैध वसूली के आरोप लगाने शुरू कर दिए। आगे जल्दी तुम आए। प्राइवेट आदमी तो वसूली करा रहा है। भेज दिया इसने, सरेआम वसूली कर रहा है। इसके बाद किसानों ने बीजेपी विधायक के समर्थन में जमकर नारे लगाए। काफी देर तक चली बहस के बाद कलेक्टर अपने घर के अंदर चले गए, लेकिन बीजेपी विधायक उनके पीछे पीछे कलेक्टर आवास में घुस गए और उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज सुनकर कलेक्टर दोबारा बाहर आए और उनका वीडियो बनाने वालों पर भड़क गए। तेरे घर के अंदर वीडियो क्यों बना रहे हो? तेरे घर के अंदर घुस के वीडियो बना रहे हो? इसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह मामला शांत कराया। विधायक और वो किसान खाद की समस्या को लेकर वहां धरना देने पहुंचे थे। इसी दौरान विधायक और कलेक्टर के बीच बहस छिड़ गई। बड़ी खबर आई टैरिफ से जुड़ी। अमेरिका में भारत से भेजे जाने वाले सामान पर 25% और बढ़ाया हुआ टैरिफ लागू हो गया, यानी अब 50% हो गया। इसके साथ ही अब भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर कुल 50% टैरिफ लगेगा और माना जा रहा है कि इस टैरिफ के लगने से
कपड़ा, हीरे, गहने, सी फूड का कारोबार करने वालों पर सीधा असर पड़ सकता है। भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। सौभाग्य की एक बात यह है कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ तो लगा दिए, लेकिन समझने वाली बात यह है कि भारत पर इसका असर क्या पड़ सकता है। क्या यहां भी भारत आपदा में अवसर निकालकर पटकनी दे सकता है? क्योंकि भारत की हिस्ट्री ऐसी रही है कि जब जब रास्ते बंद किए गए, भारत अपना अलग ही रास्ता बना लेता है। यह पूरा समझने की जरूरत है। ट्रंप ने भारत के सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया है और यह खबर सुनकर कई लोगों को चिंता हो रही है और सही चिंता हो रही है। लेकिन यह कहानी पलट भी सकती है। वो कैसे? वो ऐसे कि ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। भारत ने बार बार दिखाया है कि जब कोई उसे दबाने की कोशिश करता है, खासकर अमेरिका, तो वो न सिर्फ मुश्किलों से बाहर निकलता है बल्कि और मजबूत होकर उभरता है। और इस बार अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार ने जो जीएसटी में कटौती की योजना बनाई है, वो भारत के घरेलू बाजार को एक शक्तिशाली इंजन की तरह तेज कर सकती है। इसको हल्के में मत लीजिएगा। कुछ खास क्षेत्र जरूर हैं जो अमेरिका के बाजार पर बहुत निर्भर हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित भी हो सकते हैं, लेकिन इस नुकसान को पूरा भी किया जा सकता है। सबसे पहले टैरिफ का मतलब फिर से समझ लेते हैं। टैरिफ मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, यानी बाहर से आ रहे सामान पर सरकार कोई टैक्स लगा दे तो ये ड्यूटी अमेरिका ने अपने लोगों पर लगाई है अगर वो भारत से सामान मंगाते हैं। मान लीजिए आप सूरत में कारोबारी हैं, अमेरिका को हीरे बेचते हैं। पहले आपका एक हार 10,000 रुपए में बिकता था, लेकिन अब अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया, यानी वहां की दुकान को 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। वो दुकान या तो हार का दाम बढ़ाएगी या कम हार खरीदेगी, या फिर किसी और देश जैसे वियतनाम से सस्ता हार ले लेगी या किसी और से ले लेगी कोई भी सामान। इससे आपके ऑर्डर कम हो सकते हैं, आपके यहां काम करने वाले कारीगरों की कमाई पर असर पड़ सकता है। तो टैक्स तो लगा अमेरिका में, लेकिन नुकसान हो जाएगा भारत के लोगों का। यह डर है, ठीक है। लेकिन यह टैरिफ उन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे जो अमेरिकी बाजार पर बहुत निर्भर है। हीरे की बात की हमने, कपड़ा और गारमेंट्स भी हैं, जैसे तमिलनाडु में तिरुपुर जैसी जगहों में बनी टी शर्ट वगैरह है। अनुमान है कि भारत से अमेरिका को 90,000 करोड़ रुपए का कपड़ा और कपड़े से बने गारमेंट्स वगैरह जाते हैं। टोटल जो भारत से कपड़ा एक्सपोर्ट होता है उसका 27% अमेरिका को जाता है। अब 50% टैरिफ लगने से भारतीय कपड़े अमेरिका में बहुत महंगे हो जाएंगे, तो वो किसी और देश से ले लेंगे। तो तिरुपुर जैसी जगहों की फैक्ट्रियों में लाखों मजदूरों की नौकरियां खतरे में हैं। दूसरा क्षेत्र है हीरे आभूषण का। सूरत और मुंबई इस कारोबार के केंद्र है, जो अमेरिका को 83,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कुल आभूषण एक्सपोर्ट का 40% अमेरिका को जाता है। 50% टैरिफ लगने से सूरत के 20 लाख कारीगरों की रोजी पर खतरा मंडरा रहा है। तीसरा बड़ा क्षेत्र सी फूड का, श्रिम्प्स का, झींगा वगैरह। विशाखापट्टनम, चेन्नई, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाके अमेरिका को 20,000 करोड़ रुपए के श्रिम्प्स भेजते हैं, झींगा भेजते हैं, जो एक कुल एक्सपोर्ट का 40% है। यानी मछली पालकों को नुकसान होगा। कहने का मतलब ऐसे कई और क्षेत्र हैं जहां काम करने वाले मजदूरों और सप्लायरों को दिक्कत होगी, और यह असर सिर्फ इन शहरों और उद्योगों तक नहीं रुकेगा। अगर तिरुपुर का एक मजदूर कम कमाता है समझो, तो वो पास की दुकान पर कम खर्च करेगा, दुकानदार कम कमाएगा तो अपने बच्चे के लिए स्कूल फीस नहीं दे पाएगा या बैग नहीं खरीद पाएगा, जिससे बैग बेचने वाला दुकानदार प्रभावित होगा। सब कनेक्टेड होता है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सूरत का एक हीरा कारीगर अगर नौकरी खो देता है तो वो वहां की दुकान से कम सामान लेगा। विशाखापट्टनम का मछली पालक अगर कम कमाता है तो वो अपने गांव के बाजार में कम खर्च करेगा, जिससे वहां के छोटे दुकानदारों की कमाई घट सकती है। ये सब कनेक्टेड है। यहां तक कि बेंगलुरु का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका में सामान महंगा होने से उनकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है तो वहां की कंपनियां भारत को कम प्रोजेक्ट्स देंगी। कई चीजें कनेक्ट हो सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह टैरिफ भारत की जीडीपी को, यानी कुल जो कारोबार पूरा देश का होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो उस जीडीपी को 0.2 से 0.6% तक कम कर सकता है। यानी सरकारी योजनाओं जैसे सड़कों, स्कूल, अस्पताल के लिए कम पैसे हो सकते हैं। जीडीपी कम होगी तो सबका नुकसान होगा, यानी हर भारतीय पर असर पड़ सकता है। तो यह तो हुई टैरिफ की कहानी, लेकिन यहीं से कहानी पलटने की भी शुरुआत हो सकती है। भारत सरकार ने जीएसटी में कटौती की योजना बनाई है, आप जानते ही हैं, जो ऐसे टाइम पर हो रहा है कि इस मुश्किल को एक बड़ा मौका बना सकती है। वो कैसे? अभी जीएसटी के 4 स्तर हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक,
सरकार इसे 2 स्तरों 5% और 18% तक लाने की योजना बना रही है, जो दिवाली तक लागू हो सकती है। इसका मतलब है कि कपड़े, साइकिल, टीवी, सीमेंट जैसी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। अगर आप पटना में समझिए 5,000 रुपये की कोई साइकिल खरीदते हैं, जो अभी 12% GST पर 600 रुपये टैक्स देते हैं, 5% GST में हो गया तो टैक्स 250 रुपये हो जाएगा। 350 रुपये आपके बच जाएंगे, जो आप कहीं और खर्च करेंगे। वो पैसे किसी दुकान में जाएंगे, किसी फैक्ट्री को जाएंगे, किसी मजदूर को फायदा पहुंचाएंगे। ये सारा कनेक्टेड है, अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा। SBI रिसर्च का कहना है कि ये GST कटौती 1,98,000 करोड़ रुपए की खपत बढ़ा सकती है, जो टैरिफ से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को पूरा कर सकता है अगर ऐसा हो गया तो। इसके अलावा सरकार उद्योगों को सस्ता कर्ज देने की योजना बना रही है, सब्सिडी देने की योजना बना रही है। नए बाजारों जैसे यूरोप, लैटिन अमेरिका और चीन में कैसे एक्सपोर्टरों की मदद की जाए, वो योजना बन रही है। सरकार को ये सब करना पड़ रहा है जब ये टैरिफ लग रहे हैं, तो ये अच्छा ही है। सूरत के आभूषण कारोबारी अब दुबई और ब्राजील जैसे बाजारों की तलाश कर रहे हैं। व्यापारियों को भी करना पड़ रहा है कि अमेरिका नहीं तो कहां, नए बाजार तलाशे जा रहे हैं। सरकार 25,000 करोड़ रुपए की निर्यात प्रोत्साहन योजना, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की योजना बना रही है। यूरोप, यूके, रूस, ओमान के साथ व्यापार समझौते तेज कर रही है। तो जो 1,34,000 करोड़ रुपए के नए एक्सपोर्ट ला सकते हैं, ये योजना है। भारत का इतिहास बताता है कि जब जब अमेरिका ने हमें दबाने की कोशिश की, हमने मुश्किल को मौके में बदल दिया। 1991 में भारत को आर्थिक संकट के कारण सोना गिरवी रखना पड़ गया था और विश्व बैंक और अमेरिका दबाव डाल रहे थे। तो भारत ने क्या किया? अपनी अर्थव्यवस्था खोल दी, आर्थिक सुधार किए। क्या हुआ? एक तो भारत IT सुपर पावर बना उस दौर में, इंफोसिस और TCS जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां उभरी। आज भारत का IT क्षेत्र $250 अरब का है और अमेरिका ही उसका सबसे बड़ा ग्राहक है। तो यह पहले से होता आया है। 1960 के दशक में भारत में गेहूं की कमी हो गई थी। अमेरिका ऐसा गेहूं देता था भारत को सहायता के नाम पर, जो वहां जानवरों का चारा होता था। अब यहां पर खाने के लाले थे, लेते थे अमेरिका से। फिर अमेरिका ने भारत को अपने पाले में लेने का दबाव बनाया। भारत ने कहा वियतनाम में हम जो कर रहे हैं हमारा सपोर्ट करो। भारत नहीं जा रहा था अमेरिका के साथ, तो गेहूं भी देना बंद कर दिया। वो वाला गेहूं जो चारे के नाम पे दे रहे थे वो भी देना बंद कर दिया। तो भारत ने क्या किया? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जय जवान जय किसान। MS स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिकों ने नए बीज और खेती के नए तरीके ढूंढे और कर दी ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। यह भी इसी वजह से हुई थी क्योंकि अमेरिका ने दबाव डाल दिया था। अमेरिका ने गेहूं देना बंद किया तो हमने और बढ़ा दिया। 1965 में 1,20,00,000 टन गेहूं उत्पादन होता था, 1970 तक 2 करोड़ टन हो गया। भारत को गेहूं नहीं दे रहा था अमेरिका, तो भारत ने इतना गेहूं पैदा कर दिया कि भारत गेहूं एक्सपोर्ट करने लगा। 1974 में, 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए भारत ने, अमेरिका ने फिर सैंक्शन लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए। भारत ने क्या किया? अपने परमाणु कार्यक्रम को और मजबूत कर दिया और 2008 में अमेरिका को ही भारत के साथ परमाणु समझौता करना पड़ा। 1980 में अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। भारत ने क्या किया? CDAC नाम की कंपनी बनाई और परम सुपर कंप्यूटर बना दिया खुद ही। अमेरिका ने भारत को रॉकेट के इंजन नहीं दिए थे, तो इसरो ने भी अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद 1993 में PSLV रॉकेट लॉन्च कर दिया। और अमेरिका की उस रोक से यह हुआ कि आज चंद्रयान जैसे मिशनों से भारत दुनिया में चमक रहा है। अमेरिका रोकता है, भारत अपना बना लेता है। तो भारत तो यह करता आया है, कोई निचोड़ने की कोशिश करता है तो उसको ही अड़ंगी मार देता है। जब जब भारत अपनी पर आया है तो सुधार करके खड़ा हो गया है। सुधार चाहे मजबूरी में करने पड़े हो, लेकिन भारत खड़ा हो गया। इस बार भी GST में जो होने वाला है उससे अगर भारत का लोकल बाजार ही इतना मजबूत हो गया तो कहानी फिर पलट सकती है। भारत का घरेलू बाजार $2 ट्रिलियन का है। टैरिफ का असर सिर्फ 2% GDP को प्रभावित करता है। 2% GDP को प्रभावित करते हैं टैरिफ। 140 करोड़ की आबादी का बाजार अगर दहाड़ने लग जाए तो फिर भारत का मुसीबत को मौका बनाने का हुनर फिर दख सकता है। लेकिन झटके तो लगेंगे, झटके हर उड़ान में लगते हैं। कमर की पेटी बांध लीजिए। 100 बात की एक बात। इधर गेंदबाज R अश्विन ने IPL से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। भारतीय गेंदबाज R अश्विन ने IPL से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया।
वो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा थे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर उन्होंने ये दावा भी किया कि अब वो दुनिया भर में होने वाले क्रिकेट के अलग अलग टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज हनुमा विहारी घरेलू क्रिकेट में आंध्र प्रदेश की टीम छोड़कर त्रिपुरा की टीम से जुड़ गए। सूत्रों के मुताबिक आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन हनुमा विहारी को आंध्र प्रदेश की T20 टीम में लेने के लिए तैयार नहीं थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से हनुमा विहारी ने टीम बदलने का फैसला लिया। इटली के टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन में अपना पहला मुकाबला जीत लिया। उन्होंने यूरोप के देश चेक रिपब्लिक के टेनिस खिलाड़ी वीत कोप्रीवा को 6-1, 6-1, 6-2 से हराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ऑपरेशन महादेव में शामिल रहे जवानों को सम्मानित किया। इस ऑपरेशन में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर पहलगाम आतंकी हमले में शामिल रहे 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। उधर मुंबई के नजदीक महाराष्ट्र के पालघर में एक 4 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया रमाबाई अपार्टमेंट्स नाम की वो इमारत कई साल पहले बनाई गई थी और नगर निगम ने उसे बेहद खतरनाक इमारत घोषित कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी वहां लोग रह रहे थे। पालघर जिले के विरार में मौजूद रमाबाई अपार्टमेंट्स में एक बर्थडे पार्टी चल रही थी और उसमें शामिल होने के लिए कई लोग वहां आए। इसी बीच रात 11 बजे के बाद रमाबाई अपार्टमेंट्स का एक हिस्सा ढह गया और वहां मौजूद लोग मलबे में दब गए। इस घटना की जानकारी मिलने पर एनडीआरएफ की 2 टीमें वहां पहुंच गईं और एनडीआरएफ की दोनों टीमों ने मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। एनडीआरएफ के जवान दीवारों के टूटे हुए हिस्से को मशीनों की मदद से काटते नजर आए। वहीं रमाबाई अपार्टमेंट्स का हिस्सा गिरने के बाद कंक्रीट के मलबे का ढेर इकट्ठा हो गया और उसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम जद्दोजहद करती दिखाई दी। एनडीआरएफ के अलावा दमकल कर्मी और कई पुलिस कर्मी भी वहां तैनात रहे। विरार का ये एरिया है, ये विजयनगर का एरिया है। रमाबाई जो अपार्टमेंट है इसका जो ये आप देख सकते हैं, ये 4 मंजिला इमारत थी। पालघर जिले के विरार में मौजूद रमाबाई अपार्टमेंट्स के ढहने के बाद एहतियातन उसके दूसरे हिस्से को भी खाली कराया गया। एनडीआरएफ की टीम के मुताबिक वहां रास्ता संकरा होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई और इससे घायलों को अस्पताल ले जाना भी मुश्किल हो गया। इसके साथ ही मलबे को हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीनें भी हादसे वाली जगह तक नहीं पहुंच पाई। यहाँ पे बहुत ही नैरो है, हैवी मशीनरी आनी सकती है, जो भी काम है वो मैनुअली ही करना पड़ेगा। बताया गया कि कई साल पुराने हो चुके अपार्टमेंट्स को लेकर नगर निगम ने चेतावनी दे दी थी, लेकिन चेतावनी के बाद भी उन्हें खाली नहीं किया गया था और हादसे से पहले तो वहां बर्थडे पार्टी भी चल रही थी। इधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आम आदमी पार्टी के एक नेता की मौत पर गुस्साए लोगों ने खूब बवाल किया। उनकी मौत इलाज के दौरान हुई। उनके परिवार वालों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर वहां पुलिस पहुंच गई और उसने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस नेता के परिवार वाले और उनके समर्थक शांत नहीं हुए। इस बीच पुलिस ने जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी शुरू की तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और शव को ले जा रही एम्बुलेंस के सामने खड़े हो गए। इस पत्थरबाजी में पुलिस के एक अधिकारी के सिर में चोट लग गई। बाद में पुलिस ने सख्ती बरतते हुए हंगामा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया, तब जाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेता कुंज बिहारी का उनके मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति से बकाया पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। कुंज बिहारी के परिवार वालों के मुताबिक इस बात पर उस व्यक्ति ने कुछ लोगों के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिया और इस घटना में कुंज बिहारी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और इसी बात पर उनके परिवार वाले और कई समर्थक भड़क गए। उन्होंने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। जानकारी मिलने पर वहां पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ना शुरू किया। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। कई लोग बचने के लिए आसपास की दुकानों में छिप गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें ढूंढ कर निकाला और वहां से हटाया। इससे पहले गुस्साए लोगों ने आम आदमी पार्टी के नेता कुंज बिहारी के शव को ले जा रही पुलिस का विरोध किया। उन्होंने उस एम्बुलेंस को चारों तरफ से घेर लिया जिसमें उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान हंगामा कर रहे लोगों को हटाने में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। बाद में कई लोग अस्पताल के बाहर ही धरने पर बैठ गए। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने वहां से शव को निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के मुताबिक बकाया पैसों को लेकर कुंज बिहारी का एक व्यक्ति से झगड़ा हुआ था। उधर ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने का फिर दावा किया।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई थी। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने व्यापार समझौते का जिक्र करते हुए जंग खत्म करने की अपील की थी। You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों के लिए बिडिंग को मंजूरी दे दी गई। अगर भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली तो इसका आयोजन अहमदाबाद में होगा। इससे पहले भारत ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी, तब इनका आयोजन दिल्ली में किया गया था। इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि वहां की सेना ने हमास के एक और बड़े कमांडर को गाजा में ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक महमूद अल असवद नाम के उस कमांडर ने पश्चिमी गाजा से हमलों की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। उधर बिहार में विपक्षी दलों की वोटर अधिकार यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के शामिल हुए तो सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि एम.के. स्टालिन की पार्टी के नेता बिहार के लोगों का अपमान करते आए हैं। उसने मांग कर दी कि तमिलनाडु के सीएम पहले बिहार के लोगों से माफी मांगे और इसके बाद वहां राजनीति करें। बीजेपी ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोला, क्योंकि एम.के. स्टालिन ने इन दोनों नेताओं के साथ रोड शो किया। बाद में उन्होंने एक रैली में भाषण भी दिया। एम.के. स्टालिन बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा से जुड़े। उनके वहां पहुंचने से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बाइक रैली निकाली। दोनों भाई बहन एक ही मोटरसाइकिल पर सवार हुए और करीब 30 किलोमीटर का सफर तय किया। लेकिन सियासत तब गर्मा गई जब तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन भी वोटर अधिकार यात्रा में पहुंच गए। वो एक खुली गाड़ी में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में खड़े दिखे। उनके ठीक पीछे प्रियंका गांधी भी नजर आईं। दरभंगा में रोड शो के बाद एम.के. स्टालिन मुजफ्फरपुर में एक रैली का भी हिस्सा बने। वहां उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एम.के. स्टालिन के बिहार पहुंचने पर बीजेपी भड़क गई। उसने आरोप लगाया कि स्टालिन की पार्टी डीएमके के नेता बिहार के लोगों का अपमान करते आए हैं। DMK people have been abusing the Bihar people as illiterates, as Panipuri sellers. एम.के. स्टालिन को निशाना बनाकर बीजेपी ने तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर भी वार कर दिया। बिहार जैसे राज्य को जिन जिन लोगों ने गाली दिया उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है, बिहार के चुनाव में बुला रहा है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोटरसाइकिल की सवारी की। वो अपने समर्थकों के साथ बाइक रैली में शामिल हुए। उधर दिल्ली में मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। दिल्ली पुलिस ने 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक उन बदमाशों की तरफ से की गई गोलीबारी में एक कांस्टेबल बाल बचे। उन आरोपियों पर चोरी के 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मुंबई में गणेश चतुर्थी के मौके पर उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ राज ठाकरे के घर पहुंचे। वहां उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन किए। एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा तलाक की खबरों के बीच गणेश चतुर्थी के मौके पर एक साथ नजर आए। दोनों ने मिलकर उनके घर पहुंचे मीडिया कर्मियों को प्रसाद बांटा। इस दौरान सुनीता आहूजा ने तलाक की खबरों को गलत बताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गणेश चतुर्थी पर अपनी पत्नी अमृता फडणवीस के साथ मुंबई में अपने घर में पूजा पाठ किया। मुख्यमंत्री ने सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी।